अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नोवेल्सोलॉजी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और आज आपके लिए लेकर आई हूँ द लाइन ब्रेकर की न्यू एपिसोड। और बचपन गुजर गया, अब बड़े हो रहे हैं और देखते हैं कि यौशे बड़े होकर भी अपने घर वालों को नाक तक जिच करता है कि कुछ सुधर जाता है। और क्या होता है बड़े होने के बाद नीमल की लाइफ में, ये सब जानने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि तमाम एपिसोड की नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल सकें। ये मेरा न्यू चैनल है, आप सब लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाजमी 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 सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। नॉवेल है द लाइन ब्रेकर खत शिकन, एपिसोड नंबर 7। अपने शानदार एकेडमिक रिकॉर्ड और बेहतरीन जहानत की बेस पर उसे हर जगह नौकरी मिल सकती थी। इब्राहिम उसे बिजनेस एजुकेशन की तालीम दिलवाकर अपने बिजनेस में लाना चाहते थे, पर वो उनकी सुनना कब का छोड़ चुका था। उसने अपनी जॉब का आगाज़ एक बड़ी ऑटो कंपनी से किया था। उसकी पहली तरजीह अपनी डिज़ाइन करदा कार को मार्केट में लाना था। कंपनी के ओनर और बोर्ड मेंबर्स चंद महीनों में ही उसकी कारकर्दगी से मुतासिर हो चुके थे। मिकाइल का रिश्ता पक्का हो गया था। जैद बड़ी ही खामोशी से बाप का दायां बाजू बन गया था और अपने तालीम के दौरान ही वक्त निकालकर ऑफिस जाता। मीटिंग में खामोशी से बैठकर अहम पॉइंट्स नोट करता। वो तेज़ी से सीख रहा था। इब्राहिम के बच्चों में एक ख़ास बात थी, वो बचपन से ही अपने प्रोफेशन चुन चुके थे और उसी पर कायम थे। जैद अब बाकायदा बाप के साथ उनके बिजनेस में हाथ बटा रहा था। इब्राहिम के हाथ में यौशे का भेजा लेटर था और एक चेक। डैड, मैंने घर खाली करवा लिया है, अब उस पूरे घर का रेंट मैं खुद पे करूँगा। इब्राहिम ने मुख्तसर तहरीर पढ़कर चेक को देखा। उन्हें खुश होना चाहिए था कि उनका बेटा जिम्मेदार था, लेकिन वो एक बार फिर से नाखुश हुए थे। इस तरह उसका चेक भेजना उन्हें अपनी तबीयत पर गिरा गुजरा था। एक चैलेंज और, उन्हें उसकी आंखें याद आई थी। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन यही गुरूर किसी दिन तुझे ले डूबेगा यौशे। चेक और लेटर को अपनी दराज में रखते उन्होंने सोचा, यौशे, इतना वक्त गुजर गया है, तुम कब आओगे? जेनिफर अब हर बार उसे यही पूछती थी। मैं नहीं आ सकता, आप आ जाएं, वो साफ जवाब देता और वो दिल महसूस के रह जाती। वो खुद घर के मामलात में हर दर्जा मसरूफ़ हो चुकी थी और वो खुद बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहता था। डिज़ाइनिंग का काम आसान नहीं था, वो डिज़ाइनिंग के साथ इंजीनियरिंग के शोबे से भी वाबस्ता था। मिकाइल की शादी हो रही थी, तैयारी में हर चीज़ शानदार और बेहतरीन थी। जोया को जब मिकाइल के साथ बिठाया गया, उन दोनों के चेहरों पर छाई खुशी ने नीमल को अपनी तरफ मुतवज्जा किया था। कैसी सुकून आवर खुशी है जो वो एक दूसरे की गुर्बत में महसूस कर रहे थे। पल में उसको अपना और यौशे का रिश्ता याद आया था। सिवाय नफरत के कोई एहसास जागता ही नहीं था। उसे जोया की खुशनसीबी पर रश्क आया था और अपनी बदनसीबी पर रोना। आंखों में नमी उतरी थी। वो अब शजरे ममनुआ के साए में आ गई थी। नाशुक्री का फल उसने चख लिया था, तभी उसका नफ्स बेसब्री का शिकार हुआ था। अब उस बेसब्री ने उसे कब तक परेशान न करता वो खुद नहीं जानती थी। सबके बुलाने के बावजूद वो उस अहम शादी में भी नहीं आया था, क्योंकि रिश्तों को उसने कभी अहमियत दी ही नहीं थी। वो सिर्फ अपने लिए अहम था। इसहाक यौशे और नीमल की शादी के लिए संजीदा थे। इसहाक ने इब्राहिम से बात की थी। बात सुनकर इब्राहिम पहले खामोश से हो गए थे। ये सब कुछ इतना आसान नहीं था, क्योंकि उनके रिश्ते में अपनायत, चाहत, उनसियत, मोहब्बत और इज़्ज़त कुछ भी नहीं था। यौशे और नीमल दोनों ही मुख्तलिफ दुनियाओं में रहने वाले लोग थे। दोनों के लाइफ स्टाइल, तरजीहात और नज़रियात में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। और ऐसे में ये सब इब्राहिम वाकई परेशान हुए थे। पापा, इसी दिन की वजह से मैंने आपको मना करता था। उन दोनों के हालात आपके सामने हैं। वो दोनों ये रिश्ता नहीं चाहते। तुम क्या चाहते हो? इसहाक ने संजीदगी से पूछा। मैं वही चाहता हूँ जो आप चाहते हैं, लेकिन हमारे चाहने से क्या होता है? और मेरी तो इस वक्त भी आपने नहीं चलने दी थी। इतने दिनों बाद वही शिकवा कर ही गए थे। तुम क्या चाहते हो कि मैं इस उम्र में अपने किए पर माफ़ी मांगूं? दुनिया में लाखों लोगों की शादियां उनकी मर्जी और ख्वाहिश के ख़िलाफ़ होती हैं, तो क्या वो रिश्ता नहीं निभाते? मैं भी जेनिफर से तुम्हारी शादी के ख़िलाफ़ था, पर वो हुई ना। कौन सा मैं उसे रोक सका? पैदाइश, निकाह, मौत, तकदीर, औलाद, ये हमारे हाथ में नहीं है। और फिर तुम ऐसी बात करके मुझे गिल्ट में क्यों डालते हो? इब्राहिम ने एकदम माफ़ी के अंदाज में उनके हाथ को पकड़ा था।
وہ فرما بردار ہی رہنا چاہتے تھے۔ پاپا، میں معافی چاہتا ہوں، میرا مقصد آپ کا دل دکھانا نہیں تھا، پر جو حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اگر تم یوشع کی تربیت خاص طریقے سے کرتے تو آج ہم یوں پریشان نہ بیٹھے ہوتے۔ ابراہیم کے دل نے تکلیف سے کروٹ لی تھی۔ تربیت کے معاملے میں یوشع انہیں ہمیشہ کٹہرے میں کھڑا رکھتا تھا۔ بہرحال بچوں کی وجہ سے میں اس رشتے کو ختم نہیں کر سکتا، ہر حال میں اسے نبھانا ہی ہوگا۔ تم یوشع سے بات کرو، میں نیمل کو دیکھ لوں گا۔ اور نیمل کی پڑھائی؟ ابراہیم نے سوال اٹھایا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، پڑھائی میں اچھی ہے، وہاں جا کر بھی پڑھ لے گی۔ بس اب میرا ذہن کہتا ہے کہ ان دونوں کو ساتھ رہنا چاہیے۔ اسحاق کی بات پر وہ خاموش ہو گئے تھے، کر بھی کیا سکتے تھے؟ آج بھی ان کی قسمتوں کی ڈوریاں اسحاق صاحب نے ہی سنبھال لی تھی۔ ابراہیم نے یوشع سے بات کی تھی، وہ خاموش سا ہو گیا تھا۔ نیمل نام کی مصیبت اس نے اپنے گلے میں خود ڈالی تھی۔ ڈیڈ، میں نے اس بارے میں نہیں سوچا، میں اپنے کیریئر پر دھیان دینا چاہتا ہوں۔